डियर स्टूडेंट्स, हैव ए वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सब खुश होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उस चैप्टर का नाम है बजट। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट चैप्टर। इसका जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स। शर्तिया है बेटा कि यहाँ से आपको 4 का या 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। कंपल्सरी रूप से इसमें से कोई एक टॉपिक, जितने इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी को इनडायरेक्टली कोटेशन के रूप में पूछ सकता है या फिर विस्तार से जो है इसके बारे में सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4 कुछ बजट्स के ऑब्जेक्टिव्स की व्याख्या भी करनी पड़ सकती है। एक गवर्नमेंट बजट बनाती है, बजट में उसके एस्टिमेटेड रिसिप्ट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा होता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में जहाँ जहाँ से उसे प्राप्तियाँ होनी हैं, एस्टिमेटेड प्राप्तियाँ होनी हैं। एस्टिमेटेड वर्ड क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि बजट में अनुमान ही है कि इन सेक्टर से इन जगह से पैसा आएगा, और आएगा तो ही हम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अनुमानित हम खर्च भी रख लेते हैं साथ में। हाँ, अगर कुछ चीज़ें अचानक हो जाती हैं देश में तो उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है, पर एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का जो एक साल का स्टेटमेंट बनाया जाता है देश में, उसे कहते हैं गवर्नमेंट बजट। मेरे प्यारे बच्चों, बजट बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव तो जाहिर है होंगे ही। अगर एक बड़ी नेशन को चलाना है, एक इकोनॉमी को रन करना है, तो जाहिर है कि बजट में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो उस देश के इन सभी चीज़ों पर जो उसको स्मूथली चला सके और काफ़ी ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट रख सकें, जिससे एक देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो इकोनॉमी की। मेरे बच्चों, बजट का जो पहला उद्देश्य मैंने लिखा है वो है जीडीपी ग्रोथ। एक देश का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ही है कि देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़े, और ग्रोथ बढ़ने के लिए हमें करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होती है 2 तरह से, या तो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाएगी या प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट को जितना जरूरी लगता है कि डिफेंस में, आर्म्स बनाने में, या देश के नेशनल सिक्योरिटी लेवल के जितने भी इंडस्ट्री लगानी है वो गवर्नमेंट ही लगाए, उसमें प्राइवेट सेक्टर ना लगाए इंडस्ट्री। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है उसके लिए व्यक्ति तब प्रोत्साहित होते हैं जब वहां पर लो लेवल ऑफ टैक्सेस होते हैं। अगर मैंने इंडस्ट्री लगाई है, मैं एक व्यापारी हूं, अगर लो टैक्स देना पड़ेगा तो मैं बड़ा खुश होकर लगाऊंगा। मुझे कुछ रिबेट मिलेगी वहां से टैक्स में तो भी मैं बड़ा खुश होकर इंडस्ट्री लगाऊंगा। और अगर मुझे टैक्स भी देना पड़ता है लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट सब्सिडी का अनाउंस करती है कि हाँ भाई आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी क्या होती है? टैक्स में कुछ माफी, टैक्स में कुछ राहत। तो इस तरह से जीडीपी ग्रोथ के लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट। देश में इन्वेस्टमेंट, सरकार के पास पैसा है तो वो खुद करे। अच्छी इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका जैसी इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी, और बहुत ऐसी कंट्रीज जिनके पास पैसा है वो उनकी सरकारें अपने पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट खुद करती हैं, और प्राइवेट सेक्टर के लिए लोगों को जब प्रोत्साहित करती हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ लालच देती हैं, टैक्स कम लगाना, रिबेट देना, सब्सिडी देना। इस तरह से जो है वो अपने देश की ग्रोथ और जीडीपी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो है वो बजट में प्रोविजन जरूर रखती है कि कैसे इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होगा। दूसरा जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है मेरे बच्चों एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देश के पास रिसोर्सेज होते हैं, देश के पास जमीन होती है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है, देश के पास पानी के रिसोर्सेज होते हैं, देश के पास जमीन है, पानी के रिसोर्सेज हैं, देश का अपना कुछ समुद्री एरिया होता है, कुछ समुद्री सीमा उसकी पर्टिकुलर जो इंटरनेशनल लेवल पे तय होती है, उतने में भी चाहे उसमें पेट्रोलियम पाया जाए, चाहे उसमें फिश वेसल्स हों अर्थात मछली पालन का काम करें वो लोग, कुछ भी पाया जाएगा उसके ज्योग्राफिकल एरिया में, लैंड के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि पानी के बीच में, या फिर हवाई क्षेत्र, जैसे हम कहते हैं एरोप्लेन जाते हैं आते हैं, समुद्र के ऐसे शिप आते हैं जाते हैं। तो सारी प्रकार की टेरिटरी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होती है, उसे कहते हैं एलोकेशन ऑफ, उसे कहते हैं रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को ढंग से बांटना चाहेंगे मेरे बच्चों। रिसोर्सेज किस प्रकार से बांटना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोग वर्क करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, या प्राइवेट सेक्टर भी अवेलेबल है और पब्लिक सेक्टर भी अवेलेबल है। पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है जनता के ज्यादा से ज्यादा कल्याण पर ध्यान देना। उनका उद्देश्य मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ पीपल है, मैक्सिमल वेलफेयर ऑफ कंट्रीमैन है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य है मैक्सिमम प्रॉफिट
कमाना। अब जिसमें प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है या पब्लिक सेक्टर लगा रहा है, हमें इस प्रकार से एलोकेशन करना है कि दोनों में जो भी सेक्टर लगा रहा है उस प्रकार से उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ज्ञान की बात है कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप वहां आ जाता है जहां लाभ के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां उसकी इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाती है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर अपने आप ही इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर देता है जहां लाभ के चांसेस होते हैं, और बाकी बचे हुए क्षेत्रों में गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अर्थात मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस प्रकार से करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर लगाए तो उसका भी भला हो, वो भी कमा सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, और अगर सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग लगाया है तो वहां से लोगों का वेलफेयर ज्यादा हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा उद्देश्य। गवर्नमेंट अपने बजट में इस तरह के प्रोविजन रखती है कि इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाना है। तीसरी प्रकार की जो गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव होती है वो होती है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आप तो जानते हैं कि देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं है, और ये भी आप जानते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पैसे से पैसा बनता है। जिन परिवारों के पास पैसा है, टाटा, डालमिया, बिरला, सहारा, जिनके पास पैसा है मेरे बच्चों, वो देश के 20% परिवार ऐसे हैं जिन्होंने देश की 80% इनकम जिनको प्राप्त हो जाती है, और 20% लोग ऐसे हैं जो देश 80% लोग ऐसे हैं जिनको देश की इनकम का 20% ही मिल पाता है। 20% परिवार ऐसे हैं जिनको देश की नेशनल इनकम का, डोमेस्टिक इनकम का 80% मिलता है, और 80% परिवार ऐसे हैं जिनको देश की बाकी 20% इनकम से गुजारा करना पड़ता है। देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समान रूप से नहीं है, अर्थात यहाँ पे क्या है, इनबैलेंस है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। तो गवर्नमेंट कैसे बजटरी पॉलिसी बनाए? गवर्नमेंट जो लोग रिच हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास आमदनी के सोर्स हैं, उन्हें टैक्सेस ज्यादा लगाए और उनसे लिए गए टैक्स से उन लोगों का भला करे जिनके पास इनकम के सोर्सेज कम है। तो गवर्नमेंट यहाँ टैक्सेशन और सब्सिडी की पॉलिसी यूज कर सकती है। दोस्त रिच पीपल है, अच्छा कमा रही हैं, अच्छी हैं, उनसे टैक्सेस की वसूली की जाए, और इनको उस इन टैक्सेस का जो कलेक्शन आया है, इनसे उन लोगों को सब्सिडी दी जाए जो गरीब तबका है। मैंने आपको कहा ना कि रिच और पुअर के बीच में बाइफरकेट करना पड़ेगा, और वो पॉलिसी होगी टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी गवर्नमेंट की। वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा वो देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही करने की कोशिश करती रहती है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ से मेरा अभिप्राय ये हो गया कि देश में अपने आप तो बंटवारा है असमान, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, लेकिन उसी डिस्ट्रीब्यूशन को इनइक्वल से इक्वल बनाने का काम जो है गवर्नमेंट की टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी करती है। अमीरों पर टैक्स लगाए जाए, उनसे टैक्स की वसूली की जाए, और गरीबों को उनकी राहत के लिए उनको सब्सिडी का ऐलान किया जाए। ठीक है। चौथा जो गवर्नमेंट के बजट में मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पहले ये बता दूं, इन्फ्लेशन एक वर्ड होता है जिसमें कहते हैं कि देश के अंदर महंगाई हो गई है, तेजी होती है। जब देश में महंगाई होती है वो इन्फ्लेशन कहलाती है। जब देश में मंदी होती है, सुस्ती होती है, तो उस समय कहते हैं डिफ्लेशन। ना तो ये दोनों ही एक इकोनॉमी के लिए बीमारियां ही हैं। इंसान के अंदर जैसे कि बीपी का बढ़ना उसे गुस्सा दिलाता है, वो भी अच्छा नहीं है, और जब बीपी घटता है तो इंसान बेहोश होकर गिर जाता है, सुध बुध खो लेता है, तो वो भी अच्छा नहीं है एक इंसान पर। ये बात है, एक इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन होता है वो भी अच्छा नहीं है, और एक इकोनॉमी जब मंदी में मर जाती है, बैठ जाती है, डूब जाती है, वो भी अच्छा नहीं है। इकोनॉमी को चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर तेजी है तो ये बूम की स्टेज चल रही है, बूम, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मेरे बच्चों। थोड़ा सा करके दिखाना चाहता हूं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये बूम है। जब तेजी होती है तो बूम चलता है, और जब इसके नीचे आती है तो मंदी होती है। ये बूम है, इन्फ्लेशन चल रहा है इस समय, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये डिफ्लेशन है। ठीक है, या डिप्रेशन होता है। इस तरह से ना तो ये चीज अच्छी है क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा, ना ये चीज अच्छी है, इसमें इकोनॉमी खत्म होने के कगार पे आ जाएगी, एडी खत्म हो जाएगी। तो बीच का रास्ता जो है ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक इकोनॉमी के साथ रहना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी बजटरी पॉलिसी में ऐसे इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ेंगे, और वो लाती है। फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो ऐसे काम किए जाते हैं जिससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल किया जाए, और किस किस स्टेज को प्राप्त किया जाए, देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की स्टेज को प्राप्त किया जाए। अब जो लोग नॉर्मल हैं,
जिसका बीपी नहीं बढ़ता, जिसका बीपी लो नहीं होता, वो तो ठीक है, स्वास्थ्य है। एक देश का स्वास्थ्य होगा जो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल कर लेगा, ना उसमें इन्फ्लेशन होगा ना डिफ्लेशन होगा। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चल रही है, स्टेबल होकर देश चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, फिर तो क्या कहना है। तो देश के बजट में ऐसे प्रोविजन बनाए जाते हैं फिजिकल पॉलिसी के थ्रू और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कि देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की स्टेज को प्राप्त किया जा सके। अगला आ गया गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है। जान के विस्तार कर रहा हूं मैं, इन चीज को खुल के बता रहा हूं ताकि इन पे आने वाली कोटेशन के जवाब आप दे सकें। बैलेंस ऑफ रीजनल ग्रोथ। आप जानते हैं एक देशिया में, एक अपने इंडिया की बात ले लेते हैं, एक देश के अंदर कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो विकसित नहीं होते, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो विकसित नहीं होते, हर देश में मिलेंगे। हमारे यहाँ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कुछ राज्य ऐसे हैं जो प्रॉपर विकसित नहीं है, लेकिन कुछ राज्य विकसित हैं। कुछ में रीजनल ग्रोथ ज्यादा है, कुछ में रीजन में ग्रोथ नहीं है। पंजाब, हरियाणा, इनमें ग्रोथ रेट ज्यादा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र के इन राज्यों में ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो ग्रोथ पूरी बराबर नहीं हो पाती है। तो देश के अंदर गवर्नमेंट प्रोविजन में यह बनाया जाता है, गवर्नमेंट बजट के अंदर यह प्रोविजन रखा जाता है कि हम इन राज्यों को जो बैकवर्ड हैं, जो पीछे रह गए हैं किसी कारण से, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कोशिश करें। ऐसे प्रोविजन बनाए जाएंगे, इनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, इसमें टैक्सेस कम रखें, इन राज्यों में जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसे लो टैक्स के दायरे में रखें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दी जाती है उन राज्यों में। हिमाचल में बनेगी, हिमाचल विकसित हो रहा है। जिस जगह पे इकोनॉमिक जोन बनाई जाएंगी, जहां जहां पर बैकवर्ड एरिया का विकास करने के लिए कुछ प्रोग्राम रखे जाएंगे, टैक्सों को लिबरल कर दिया जाएगा, वहां इंडस्ट्री अपने आप धीरे धीरे करके पनपना शुरू हो जाएगी। इसमें गवर्नमेंट का अपने बजट का योगदान रहता है। इसलिए गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजन, ऐसी पॉलिसी बनाती है कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, देश के सभी राज्य विकास कर सकें। जी अगला जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट में, वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट अपने बजट में प्रोविजन बनाती है कि किस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई जाए कि गरीब से गरीब तबके को और ठीक से ठीक तबके को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाए। गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि बजट में मनरेगा जैसी स्कीम्स चला देती है ताकि गरीब परिवारों को, और गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई थी। गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर जो सड़क योजना या ग्राम उद्योग सड़क योजना, इस तरह से बहुत सारी गवर्नमेंट की मनरेगा जैसी स्कीम्स चल रही हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है एम्प्लॉयमेंट की, ताकि लोगों को उनके स्थानीय लोकल एरिया में ही जो है वो काम दिया जा सके और वो पलायन ना करे बड़े बड़े शहरों की तरफ, और बेरोजगारी रेट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है। ये भी गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। और लास्ट वाले पे आते हैं, प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स से तो मैं यही कहूँगा, दो प्रकार की गुड्स से मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। एक है पब्लिक गुड्स का मतलब होता है कि सरकारी गुड्स का मतलब है सरकारी तंत्र। आप जानते हैं कि डिफेंसिव मोड में देश को रहना जरूरी होता है, इसलिए डिफेंस के लिए गवर्नमेंट सेना पे खर्च करती है, डिफेंस सेक्टर में खर्च करती है। देश के भीतर सिविल लॉ प्रोटेक्ट किए जाए, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस की भर्ती की जाती है। कई प्रकार की देश की जरूरतें, अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं। देश के पड़ोसी कैसे हैं, अब हमारे पड़ोसी तो निकम्मे हैं, चीन और पाकिस्तान, इसीलिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में सेना को रखना पड़ता है। कुछ रिजर्व सोल्जर होते हैं, कुछ हमारे परमानेंट सोल्जर होते हैं। डिफेंस के अंदर हम लोग खर्च करते हैं अपने बजट में, डिफेंस के लिए भी हमें बजट बनाना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी पुलिस की भर्ती की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हमें बजट बनाना पड़ता है। परंतु अगर हमारे पड़ोसी अच्छे होते तो हमें डिफेंसिव और लॉ एंड ऑर्डर और भीतर के लोग भी अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो इन व्यवस्थाओं पर कम खर्च करना पड़ेगा। वैसे एक देश में जब इन व्यवस्थाओं पे खर्च किया जाता है तो देश का काफ़ी जो है पैसा है वो प्रोडक्टिव कार्य में ना लग के अनप्रोडक्टिव कार्य में लग जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि देश का पैसा प्रोडक्टिव वर्क में ही लगे, इन पर कम खर्च हो, और लेकिन वो तभी होगा जब हम अपने पड़ोसियों से सुरक्षित होंगे। लेकिन अगर हमारे पड़ोसियों से हम सुरक्षित नहीं हैं तो लॉ एंड ऑर्डर भीतर के लिए, देशवासियों के लिए, और डिफेंस बाहर वाले देशों के लिए हमें इसमें बजट में प्रोविजन बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, इन पर भी ध्यान दिया जाए।